नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खोजों का काल और पुनर्जागरण काल। तो आज की क्लास है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज वाली क्लास है और इसमें हम ट्रांजिशन फेज का ही अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो पुराने से नए पर आ गए या फिर मध्य काल से सीधा अपने आधुनिक काल पे कैसे आ गए, उसके बीच में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी खोजें हुई, आविष्कार हुए, तो उन सब का वर्णन करेंगे आज हम। और आज की अपनी हेडिंग है द इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। खोजों का प्रभाव या खोजों का काल भी कह सकते हैं, पुनर्जागरण काल कह सकते हैं। तो मध्यकाल से सीधे आधुनिक काल में कैसे आए, जैसे कि मध्यकाल वाला हम पढ़ चुके हैं, पुराने जो भी थे अपने रोमन, ग्रीक, यूनानी सबको पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अरबी जो थे उनको भी पढ़ लिया था। तो अब हम आधुनिक में जाने से पहले एक खोजों का काल पढ़ेंगे। आधुनिक में अपने सब आ जाएंगे, हम्बोल्ट, रिटर, सब आगे वाले जितने भी चलेंगे वो सारे हम्बोल्ट में वो उसमें चलेंगे, आधुनिक में चलेंगे। तो आधुनिक से पहले एक खोजों का काल आता है, उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब बेसिकली ये है कि ये जितने भी जो आज हम थिंकर्स और जो पढ़ेंगे, तो ये क्या थे, आविष्कारक थे, यात्री थे बेसिकली, और नौसेना के कुछ मेंबर्स थे, इस प्रकार से थे। तो इनका थोड़ा सा विवरण पढ़ेंगे हम। तो ये आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक, आप बता सकते हो, अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे इनके बारे में। तो इन पे थोड़ा सा फोकस करके चलना है अपने को। तो आज हम इन यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। खोजों पर काल में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो है वो एक बहुत ही महान यात्री था और इसने बहुत सारी यात्राएं की थी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मार्को पोलो का जो टाइम पीरियड है, जो जीवन काल है, वो है 1254 से 1324 ईस्वी तक। मार्को पोलो है, उनका जन्म है वो इटली के वेनिस में हुआ था। और मैं वेनिस की थोड़ी सी लोकेशन बनाना चाहूंगी क्योंकि इसमें इटली के दो यात्री पड़ेंगे अपने, क्रिस्टोफर कोलंबस है, ये भी इटली के हैं। तो इटली का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, वेनिस की लोकेशन बता देती हूँ। आप अपने एटलस में मैप के थ्रू उसको देख सकते हो। तो थोड़ी इसमें लोकेशन बता देती हूँ कि ये इटली का उत्तर वाला भाग है। तो उत्तर वाला भाग है। और फिर ये इटली का भी मैप देखें थोड़ा सा, तो सॉरी, अपने को देखनी है वेनिस की लोकेशन। तो यहाँ पर एड्रियाटिक सागर है, आप अगर उसमें देखेंगे एटलस में तो आप पता कर पाएंगे इसको, एड्रियाटिक सागर है ये। और वेनिस की लोकेशन है यहाँ, और यहाँ पो नदी है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। यहाँ पर मिलान तुरिन शहर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट शहर है इसके, इटली के, और इंडस्ट्रियल जो सिटीज हैं इटली के। तो मिलान तुरिन की लोकेशन, और यहाँ है वेनिस, और यहाँ स्लोवाकिया एक कंट्री है। तो आपने देख पाए कि एड्रियाटिक सागर के इस वाले भाग में या इटली है, उसके उत्तरी वाले भाग में वेनिस की लोकेशन है। यहाँ पो नदी है, पो नदी बेसिन है, इधर लोम्बार्डी का मैदान है। तो थोड़ा सा आप इसको लोकेशन को देखते चलना, लोम्बार्डी का मैदान है यहाँ पर, लोम्बार्डी का मैदान। और ये यहाँ वेनिस शहर है। तो इसको आपने देख लिया। अब आप एक नेक्स्ट लोकेशन भी देख लेते हैं, जिनोवा है वो, यहाँ जिनोवा की खाड़ी है, जिनोवा की खाड़ी। आप जिनोवा और जेनेवा में कंफ्यूज नहीं होना। जिनोवा तो है इटली में और जेनेवा है स्वीडन में, जेनेवा स्वीडन में है। तो आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम। जेनेवा है स्वीडन में, और जिनोवा की खाड़ी है, ये भी इटली के है पास। और जो जिनोवा है वो इटली का यहाँ एक तटवर्ती शहर है, और वेनिस है वो भी तटवर्ती शहर है और फेमस बंदरगाह है। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए चलना। नेक्स्ट अपने चलते हैं, हमने जन्म देख लिया था, अब देखते हैं बुक्स इनकी। तो जो मार्को पोलो है उनकी जो बुक है वो पहली बुक है बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस। ये वाली जो बुक है वो फ्रेंच में लिखी गई है। तो आप ये वाली जो बुक है बुक ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेस, ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है और बोल के लिखवाई थी इन्होंने, मार्को पोलो ने। नेक्स्ट है द मिलियन, फेमस बुक है इनकी द
मिलियन, और इसका इंग्लिश में अनुवाद है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये दोनों एक ही है, इनको आप अलग अलग मत समझना। इंग्लिश में इसका नाम है ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इसमें मार्को पोलो की सारी यात्राओं का वर्णन है। और नेक्स्ट अपने देखते हैं कि मार्को पोलो ने बहुत सारी यात्राएं की थी, महान यात्रियों में गिना जाता है ये। और मार्को पोलो जो है उसके बारे में एक महान जो थे विद्वान जॉर्ज यूल, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का यात्री था। और इसके साथ इसने जो भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का ये यात्री था, और इसके सामने इसने जो भी वर्णन देखा, पहाड़ पर्वत नदियां जो भी इसने देखा, खोजे की, उनका आंखों देखा वर्णन किया। इस प्रकार से बहुत बड़ा सेंटेंस सा बोला था इन्होंने। पर आप ये थोड़ा सा जॉर्ज यूल को याद रखना है आपको, थोड़ा सा जॉर्ज यूल ने इनके बारे में कहा था, मार्को पोलो के बारे में। तो मार्को पोलो की बेसिकली आपको ये एक बुक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो या द मिलियन, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस का जो समय है वो है 1451 से 1506 ईस्वी, और इनका जन्म हुआ था इटली के जिनोवा में। जिनोवा की लोकेशन अपने देख चुके हैं, जिनोवा की खाड़ी, और यहाँ जिनोवा शहर है इटली का। और अब इनका थोड़ा सा यात्रा के बारे में देखते हैं अपने। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उनकी जो यात्रा है वो अपने मैप के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और हम इसको देखेंगे कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस की जो यात्राएं हैं उनका वर्णन हम देखते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस की जो प्रथम यात्रा थी वो 3 अगस्त 1492 से शुरू हुई थी। और ये जो यात्रा थी ये ना सान सेल्वाडोर, ये बहुत परेशान हो चुके थे, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो ये क्या कि अंत में जाके एक एकदम थक हार कर ये बैठ गए थे। तो उस टाइम इन्होंने जो खोज करी, जो सबसे पहले जो द्वीप आया सामने उसका नाम रखा था इन्होंने सान सेल्वाडोर, वो द्वीप था, और बहामा नाम रखा उसका। बहामा का अर्थ होता है प्रतीक्षा द्वीप, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रतीक्षा द्वीप बहामा। तो ये बहामा पहुंच गया था। फिर इसने वेस्ट इंडीज की खोज की थी और हैती द्वीप तक ये गया था अपनी प्रथम यात्रा में। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है इन्होंने प्रथम यात्रा में वेस्ट इंडीज की खोज की थी। नेक्स्ट अपने देखते हैं द्वितीय यात्रा, जो सेकेंड टाइम इन्होंने जो स्टार्ट करी यात्रा वो थी 24 सितंबर 1493 से। और ये यात्रा जहाज को खेते खेते डोमिनिका द्वीप पर पहुंच गए थे। और डोमिनिका द्वीप फिर इन्होंने वहां पे बहुत सारे द्वीपों की खोज करी थी, उनका नामकरण किया था। तो वो आप मैप में देख पाएंगे, वहां पर लोकेशन आपको मिल जाएगी। और डोमिनिका द्वीप है वो आप देख पाएंगे मैप में, इसकी लोकेशन जो कैरिबियन सागर है उसमें छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है, तो वहां आप इसकी लोकेशन देख पाएंगे डोमिनिका द्वीप की। और जो सेकंड जो यात्रा है उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए इन्होंने बहुत सारे द्वीपों का नामकरण किया था। तो उनमें एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, मार्टिनिकिस और वर्जिन आइसलैंड, ये छोटे छोटे द्वीप थे जिनकी इन्होंने खोज करी थी और उनका नामकरण किया था। तो डोमिनिका द्वीप से फिर ये अपने जहाज को खेते हुए नवंबर 1993 में हिस्पानियोला जा पहुंचे। तो हिस्पानियोला एक पूरा समूह है द्वीपों का, और वो भी आप कैरिबियन सी में इसकी लोकेशन देख पाओगे हिस्पानियोला की। और नेक्स्ट है तीसरी जो यात्रा थी वो 1495 में इन्होंने शुरू की थी, और ये ट्रिनिदाद की खोज करी थी। और दक्षिण अमेरिका है जो उसके उत्तरी भाग में ओरिनिको नदी मुहाना बनाती है, तो वहां तक ये चले गए थे। ओरिनिको नदी के मुहाने तक चले गए थे तीसरी यात्रा में। नेक्स्ट इनकी यात्रा थी, अंतिम यात्रा थी, चौथी यात्रा थी, वो 9 मई 1502 को शुरुआत की थी इन्होंने। और वो जो यात्रा थी वो होंडुरास द्वीप पे जाके खत्म हुई थी। और फिर ये पनामा तट से होते हुए पनामा तट के सारे वो जो इनकी यात्रा थी वो थी होंडुरास द्वीप तक की यात्रा थी। और इसी प्रकार से इन्होंने यात्राएं की काफी सारी। और फिर इस चीज को आप इस मैप के थ्रू देख पाएंगे, मैप में अलग अलग डेट वाइज इनका लिखा हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है लाइनिंग के थ्रू। तो आप इसको देख लीजिए 2 मिनट आराम से, और फिर अपने नेक्स्ट देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस की जो यात्राएं थी उनका मैप से अपने अच्छे से वर्णन कर लिया है इसका।
तो इनकी जो भी यात्राएं थी, इनकी यात्रा खोज करने की तो थी, इनको इंडिया की और इधर खोज करने का था इनका, पर ये हर बार क्या है कि उसी तरफ जाते रहे। इन्होंने उत्तरी अमेरिका और मध्य में जो द्वीप हैं उनकी ही खोज करी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अमेरिका की खोज की, नई दुनिया की खोज की। पर अमेरिका की खोज है वो अमेरिगो वेस्पुसी ने या वेस्पुची ने, ऐसा नाम आता है कुछ, उन्होंने की थी, अमेरिगो वेस्पुची। तो इनसे पहले, कोलंबस से पहले उन्होंने बता दिया था। तो इन असलियत में इन अमेरिको वेस्पुची के नाम पर ही नाम पड़ा है और इनको ही खोजकर्ता माना जाता है। और इनको नई दुनिया की खोजकर्ता और जो मध्य वाले जो द्वीप है, वेस्ट इंडीज और इनकी खोज का श्रेय दिया जाता है कोलंबस को, क्रिस्टोफर कोलंबस को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, वेस्ट इंडीज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वेस्ट इंडीज की खोज करी थी जो कि प्रथम बार में करती थी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो थे उनका टाइम पीरियड है 1460 से 1524 ईस्वी और इनका जन्म साइनेस में हुआ था। साइनेस है वो पुर्तगाल का ही शहर है, पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा 1497 में भारत के लिए रवाना हुए थे, भारत की खोज के लिए रवाना हुए थे। और ये चले थे साइनेस पुर्तगाल से, और पुर्तगाल में फिर जैसे आप मैप में देख पाओगे लोकेशन को, मैं बोल रही हूँ कि कौन कौन से जो बीच में पता अपने देख सकते हैं केप वर्डे किस साइड से वो निकले, उस बारे में मैं बता रही हूँ, आप उसको टैली कर लीजिएगा मैप में। तो ये सबसे पहले केप वर्डे जो द्वीप है, जो अफ्रीका है उसके पास केप वर्डे द्वीप है, और केप वर्डे द्वीप से दक्षिण अटलांटिक में गए। दक्षिण अटलांटिक को पार करते हुए दक्षिण अमेरिका, सेंट हेलेना बहुत बड़ा कटक था, तो यहाँ इनको बहुत परेशानी आई थी। और सेंट हेलेना को पार करते हुए इनको ऐसे लगा था कि हम इसको कभी पार कर ही नहीं पाएंगे, तो बहुत परेशान हो गए थे ये। तो फिर सेंट हेलेना को पार करने के बाद, खाड़ी के बाद, आज भी उसी द्वीप का नाम सेंट हेलेना है, और उसको पार करके फिर ये जो केप ऑफ गुड होप है वहां पहुंचे। केप ऑफ गुड होप है, इसका नाम भी इन्होंने दिया था कि इनको एटलीस्ट लैंड नजर आई पहली बार, तो इन्होंने इसको आशा अंतरीप या आशा का द्वीप नाम दिया, आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, केप ऑफ गुड होप नाम दिया था वास्को डी गामा ने। केप ऑफ गुड होप है वो आप अगर दक्षिण अफ्रीका है उसके एकदम दक्षिण भाग में है, केप बनी हुई है। और फिर उससे जेम्बेजी नदी है, जेम्बेजी नदी है वो सीमा बनाती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य, करीबा बांध बना हुआ है जेम्बेजी नदी पर। तो यहाँ पर इनको क्या हुआ था, स्कर्वी रोग हो गया था, स्कर्वी रोग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली बार स्कर्वी रोग वास्को डी गामा के टाइम में हुआ था, स्कर्वी रोग हुआ था। स्कर्वी रोग में क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है, विटामिन सी की कमी से। तो ये जो जितने भी जहाजरान बोलते हैं इनको, या जो थे यात्रीगण थे, तो इनके पास क्या होता था कि ताजा जो फ्रूट्स है उनकी कमी हो जाती थी, इनको बिस्किट वगैरह में कीड़े लग जाते थे, तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी, काफी लंबा समय और बहुत लंबी यात्रा इनको करनी पड़ती थी। तो इनके पास क्या है कि कोई सोर्स नहीं होता था ताजा जो फल है उनका, तो इनको क्या होता था कि स्कर्वी रोग हो जाता था। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि हाथ पांव सूज जाते हैं और मसूड़े हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो बहुत बुरे दिखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से, और बहुत थकान अनुभव होती है, तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं वो स्कर्वी रोग से उस टाइम मारे जाते थे। तो ये मुख्य था कि ये जितने भी जो यात्री होते थे, लंबी यात्रा करते थे, उनमें ये रोग पाया जाता था, स्कर्वी रोग। तो यहाँ पर इनको क्या हो गया था, स्कर्वी रोग हो गया था। फिर ये जेम्बेजी नदी के सहारे मोजाम्बिक तट पर पहुंचे। मोजाम्बिक है, आप अफ्रीका के दक्षिणी वाले भाग में देख पाएंगे जेम्बेजी नदी, और दक्षिण तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे दक्षिण से तो मोजाम्बिक। और फिर मोम्बासा है वो केन्या में है, और फिर केन्या से फिर ये अरब सागर होते हुए कालीकट अपने आ गए थे इंडिया में, अरब सागर और फिर कालीकट। तो कालीकट में पहुंचे थे ये 28 मई 1498 को। तो यहाँ आते आते इनकी बिल्कुल आशा खत्म हो गई थी कि ये पहुंचेंगे नहीं। फिर केप ऑफ गुड होप आया, फिर जेम्बेजी नदी के सारे मोजाम्बिक, मोम्बासा और कालीकट। एट द एंड
28 मई 1498 को ये कालीकट तट पर पहुंच गए थे। वहां इनका स्वागत हुआ और फिर ये मसाले भर के अपने और फिर ये चल दिए थे। तो ये इनकी यात्रा थी, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। और नेक्स्ट इनकी जो थी यात्रा थी वो 1502 से 1503 में थी। तो इस वाली यात्रा में क्या हुआ था कि इनकी थोड़ी ये जानकारी हो गई थी, मोजाम्बिक मोम्बासा इनके जो भी शासक थे, तो इन्होंने क्या किया कि दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी जो तट है वहां पर इन्होंने पुर्तगाली बस्तियां बसा ली थी। और ये एशियाई पुर्तगाली गवर्नर भी नियुक्त हो गए थे, एशियाई पुर्तगाली जो गवर्नर बन गए थे ये, तो इनको ओहदा भी मिल गया था। तो ये जितने भी यात्रीगण थे ये यात्राएं क्यों करते थे, ये बेसिकली पता लगाने के लिए कि यहाँ कितनी खनिज संपदा है, अपने से जो जितने भी जो अज्ञात विश्व है उसको जल्दी से खोजा जाए, उसके संसाधन है उनका लाभ उठाया जाए। तो इस प्रकार से ये यात्रा करते थे। तो यहाँ फिर इन्होंने क्या किया, बस्तियां बना ली दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट 24 दिसंबर 1524 को ये गवर्नर भी 1524 में ही नियुक्त किए गए थे और दिसंबर इसके एंड में 1524 के एंड में इनकी कोचीन में मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वास्को डी गामा इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली बार कालीकट तट से होकर इंडिया आए थे। इनसे पहले भी आए हुए थे पर आधुनिक जो खोजों का काल है उसमें यही आए थे, ये कोलंबस आ नहीं पाए थे तो ये आए थे वास्को डी गामा। नेक्स्ट है फर्डिनेंड मैगलेन। फर्डिनेंड मैगलेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक कॉमन सी बात है, सब में जितने भी यात्री थे इनकी जो मृत्यु है, इनका जो अंत है वो बहुत दुखद हुआ था। किसी का आदिवासियों से लड़ते हुए हो गया और अधिकांश जो जितने भी यात्री चले थे उसमें से आधे ही पहुंच पाए थे अपने गंतव्य तक, बीच में स्कर्वी रोग से या फिर एक लीडरशिप की भावना आ जाती है, जैसे कि एक ही खेमे में अगर 2 लीडर हो तो रह नहीं सकते, तो आधे तो वैसे खत्म हो जाते थे कि नहीं मैं लीडर हूँ इस हिसाब से। तो बहुत सारे आंतरिक कलेश भी इनमें चलता रहता था। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे मैगलेन। मैगलेन एक बहुत ही साहसी व्यक्ति था, लीडरशिप की अद्भुत इसमें क्षमता थी और इसने बहुत सारे विद्रोहों को दबाया था, काफी सारे यात्रियों को भरकर ये लेके आया था। और उनमें से मतलब अगर बहुत दिख रही हो सामने, इतने भयंकर तूफान आ रहे हैं समुद्र में, तो विद्रोह तो होगा ही। तो विद्रोह को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता था, उनको दबाना पड़ता था। तो ये सारे मैगलेन के काम थे। मैगलेन का जो टाइम पीरियड है वो है 1480 से 1521 और इनका जन्म हुआ था साबरोसा पुर्तगाल में। ये दोनों ही पुर्तगाली नाविक थे और ये कोलंबस और ये दोनों ही इटली के थे, कोलंबस और मार्को पोलो। तो साबरोसा में इनका जन्म हुआ था और इनको पूर्वी द्वीप समूह की खोज करने के लिए इनको भेजा गया था। तो ये सेविले है, सेविले भी स्पेन का ही स्थान है, सेविले स्पेन का। तो ये पूर्वी द्वीप समूहों तक पहुंचने के लिए 20 सितंबर 1519 को सेविले से रवाना हुए थे। सेविले से फिर ब्राजील से फिर पेंटागोनिया, ब्राजील के बिल्कुल दक्षिण वाला भाग है वो पेंटागोनिया, फिर मैगलेन स्टेट। मैगलेन स्टेट सबसे पहले नाम इन्होंने रखा था। इन्होंने देखा कि पेंटागोनिया मैगलेन स्टेट है बेसिकली वो बहुत बड़ा एक स्टेट है, जलडमरू मध्य बोलते हैं जिसको हिंदी में, जलडमरू मध्य। तो इसको पार करते टाइम इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया था मैगलेन स्टेट, मैगलेन जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य बेसिकली क्या होता है कि 2 समुद्री भागों को तो जोड़ता है और स्थलीय भागों को अलग करता है। तो ये मैगलेन स्टेट की लोकेशन आप देख सकते हैं, जो दक्षिण अमेरिका है उसके बिल्कुल दक्षिण में है। तिएरा डेल फ्यूगो जो द्वीप समूह है उसको और अर्जेंटीना की मेन भूमि से अलग करता है मैगलेन स्टेट तिएरा डेल फ्यूगो है उसको अलग करता है, तिएरा डेल फ्यूगो को अलग करता है मुख्य भूमि से। तो आप ये एटलस में अपनी टैली कर सकते हैं, तिएरा डेल फ्यूगो को मुख्य भूमि से अलग करता है। नेक्स्ट मैगलेन स्टेट के बाद ये पहुंचे फिलीपींस द्वीप समूह। फिलीपींस द्वीप समूह में यहाँ पे कुछ चीनी लोग मिले इनको और इन्होंने थोड़ी हिम्मत बंधाई इनको कि नहीं अभी मसालों के जो द्वीप हैं वो बहुत पास हैं, आप हिम्मत मत हारो। तो यहाँ से थोड़ी हिम्मत बटोर के वो चलने लगे थे। तो फिलीपींस द्वीप पे क्या है कि आदिवासी जो थे उनको
जो मैगलेन था उसने क्रिश्चियन बना दिया था जो आदिवासियों को। फिर वो आदिवासी हमला करने आ गए थे तो मैगलेन बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। और वहां अब इतनी विडंबना थी मैगलेन के साथ कि जीत इतनी पास थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बिल्कुल लास्ट जो टाइम था उसकी मृत्यु हो गई थी, अपने विजय दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत इसके साथ बुरा हुआ। तो फिलीपींस दुर्गों के बाद फिलीपींस दुर्गों पर झगड़ा होने से इसकी मृत्यु हो गई और फिर इतना ज्यादा घायल हो गया था कि इसकी मृत्यु हो गई। फिर ये क्या है कि पहुंच गए थे सितंबर 1522 में ये मसालों के द्वीप पर पहुंच गए थे, पूरे द्वीप समूह पर पहुंच गए थे। पर मैगलेन उसको अपनी विजय को नहीं देख पाया था, सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। तो ये बेसिकली ये चले थे 250 व्यक्तियों का समूह था और यहाँ आते आते ये 115 हो गए थे। और 115 में भी फिर इसको मसालों को भर के ये कुछ सेविले स्पेन चले गए थे। और जो 18 या 19 जो नाविक थे वो सेबेस्टियन डेलकानो, जुआन सेबेस्टियन डेलकानो की अध्यक्षता में और ये ग्लोब का चक्कर लगाया था इन्होंने। तो मैगलेन जो था मैगलेन जो था वो धरती का या विश्व का चक्कर लगाने निकला था, जितना भी ज्ञात विश्व था, पर वो लगा नहीं पाया था। उसको श्रेय दिया जाता है सेबेस्टियन डेलकानो है उसने लगाया था, जो चक्कर लगाया था। और फिर ये सेबेस्टियन डेलकानो भी लगा के चक्कर वापस सेविले चले गए थे। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं कप्तान जेम्स कुक। जेम्स कुक है वो उनका टाइम है वो है 1728 से 1779 ईस्वी और ये डच थे और अंग्रेजी नौसेना का अफसर था ये जेम्स कुक। और जेम्स कुक है उन्होंने जो पहला जो अभियान किया था वो था 1768 में। 1768 में इनका अभियान जो निकला था, मिशन था इनका, वो एंडेवर जहाज, कभी कभार नाम पूछ लिया जाता है, एंडेवर जहाज में ये 1768 में निकले थे और न्यूजीलैंड और न्यू हॉलैंड की खोज करी थी। न्यूजीलैंड देश और न्यू हॉलैंड उस टाइम ऑस्ट्रेलिया को कहते थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, न्यू हॉलैंड अगर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया का नाम था उस टाइम न्यू हॉलैंड। तो कैप्टन कुक ने खोज करी थी वहां पर। आप अगर न्यूजीलैंड का मैप देखोगे तो वहां पे कुक स्ट्रेट, फोवेक्स स्ट्रेट, ये वाली लोकेशन आपको मिलेगी। कुक स्ट्रेट है वो जो उत्तरी द्वीप है, यहाँ लिख देती हूँ, उत्तरी द्वीप है जो न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है उसको अलग करती है कुक स्ट्रेट, और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। और एक फोवेक्स स्ट्रेट भी है तो वो दक्षिण द्वीप और स्टीवार्ट जो द्वीप है उनको अलग करती है। तो आप ये वाली लोकेशन थोड़ी सी देख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि इन जो भी अपने आज देखते हैं जो भी स्टेट जो जल संधि है उनका नाम या फिर जो छोटे छोटे द्वीप समूह है उनका नाम है, तो वो किसी न किसी खोजी यात्री है उन्हीं के नाम पर पड़ा है। जैसे कि अपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं तो उसमें अपने देखते हैं डैम्पियर स्ट्रेट, टोरस स्ट्रेट, कारपेंट्रिया की खाड़ी, प्लेंटी की खाड़ी। तो ये वाली जो लोकेशन है ताहिती द्वीप समूह है। तो ये जो भी अपने नाम पढ़ते हैं ये सारे के सारे इन जो यात्री थे जिन्होंने खोजा उनके नाम पर है। आपने पढ़ा होगा तस्मान सागर भी है और तस्मानिया देश भी है। तो जो तस्मान सागर है उसका नाम तस्मान जो व्यक्ति था उसके नाम पर है। तो उसने जो न्यूजीलैंड है उसको उसने इनकोग्निटा बताया था, अज्ञात विश्व बताया था। तो उसका पता भी कैप्टन कुक ने लगाया था, अज्ञात विश्व में माना था न्यूजीलैंड को तस्मान ने। तो कैप्टन कुक ने उसका पता लगाया था कि नहीं, जो न्यूजीलैंड है वो अज्ञात विश्व में नहीं है। तो पहला जो अभियान था कैप्टन कुक का वो था 1768 में, दूसरा जो अभियान था वो था 1772 से 1775 में। तो ये वाला जो अभियान था इसमें अंटार्कटिका का विस्तार खोजने के लिए ये गए थे बेसिकली जेम्स कुक। और इस टाइम भी इन्होंने बहुत सारे द्वीपों की खोज की जो आज अपने माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पोलिनेशिया जो देखते हैं उनमें जो द्वीप है उनका इन्होंने खोज करी, उनके नामकरण किए। तो इस प्रकार से कैप्टन कुक का आपने पढ़ लिया। कैप्टन कुक जो है उनकी 14 फरवरी 1779 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु भी यही हुई थी। जो आदिवासी हैं हवाई द्वीप के आदिवासी थे, उनसे झगड़ा फसाद हो गया था तो इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। आदिवासियों के साथ झगड़ा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपने देख लिया इन सब जो खोज यात्री थे, खोजों का काल में हमने जो मेन है उनका अपने वर्णन पढ़ा है।
और खोजों को प्रेरित करने के लिए क्या होते थे, जो सम्राट थे और वो लोग इनको प्रेरित करते थे, इनको संसाधन मुहैया या उपलब्ध कराते थे। तो ये क्या है कि साहस से, बहुत साहस के साथ अपने जीवन मृत्यु की परवाह नहीं करते हुए और ये लोग खोज पे जाते थे और इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, रोग हो जाते थे, आदिवासी हमला कर देते थे, पर जाते यही थे कि हमें सम्मान मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर कोलंबस थोड़ा और चलता, थोड़ा सा यहाँ, अगर ये हार नहीं मानता होंडुरास और पनामा, तो ये मेक्सिको तक जा सकता था। और अगर ये मेक्सिको जाता तो मेक्सिको में जो मेक्सिको पठार है वहां पे बहुत सारी चांदी निकलती है, तो ये बहुत कुछ कर सकता था। पर नहीं गया, ये आगे नहीं गया था, हार मान ली थी। थोड़ा सा और पश्चिम में चलता तो मेक्सिको आ जाता, पनामा और फिर मेक्सिको। तो आज तो हमें पता है, पर उस टाइम संसाधन नहीं हो पाए, बहुत परेशान हो गया था, सात्रियों ने विद्रोह कर दिया था, खाने का जो सामग्री थी वो खत्म हो गई थी, तो ये आगे नहीं जा पाया था और अंत में बहुत ही निर्धन होकर दयनीय स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। इन सभी का ऑलमोस्ट यही हाल हुआ था कि अंतिम समय में ये बहुत परेशान हुए थे, अपने धन भी नहीं था और बहुत दयनीय स्थिति में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल है वो है 15वीं से 18वीं शताब्दी का जो काल है वो पुनर्जागरण काल में माना जाता है, 18वीं शताब्दी का काल। और ये जो खोजों का काल है वो 1250 से जो 1700 का काल है, 1250 से 1700 का काल है, वो है खोजों का काल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। खोजों के काल के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे पुनर्जागरण काल। खोजों के काल के बाद में जो काल है 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। और इसमें जो मुख्यतः जो ज्योग्राफर थे वो जर्मन ज्योग्राफर थे। पुनर्जागरण काल है वो 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य का जो काल है वो है पुनर्जागरण काल शताब्दी। तो पुनर्जागरण काल में जो भी अपने ज्योग्राफर पढ़ेंगे वो क्या है, जर्मन ज्योग्राफर है, अधिकांशतः जर्मन भूगोलवेत्ता है, उनका पुनर्जागरण काल में योगदान रहा है। तो इसी में पुनर्जागरण काल में हम एक आइडिया ले लेते हैं बेसिक, उनकी बुक्स है, उनके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा डिटेल में इनका कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आप जो डिटेल में जो पूछे जाएंगे वो है वारेनियस और इमैनुअल कांट, उनके बारे में अपने बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अपने देखते हैं सेबेस्टियन मूस्टर। सबसे पहले जो पुनर्जागरण काल का जो अपने देखा है भूगोलवेत्ता है वो है सेबेस्टियन मूस्टर और इनका टाइम है वो 1488 से 1522 ईस्वी है। जर्मन भूगोलवेत्ता है, जैसे कि अपने पहले ही देख लिया था कि पुनर्जागरण काल में जितने भी हैं वो सारे जर्मन हैं। तो जर्मन भूगोलवेत्ता है सेबेस्टियन मूस्टर और इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है कॉस्मोग्राफिया। 1544 में ये पब्लिकेशन हुआ था इसका। और नेक्स्ट है पीटर एपियन। पीटर एपियन का टाइम है 1495 से 1552 ईस्वी और इनका जो कार्य है, जो योगदान है वो है, जर्मन मानव शास्त्री थे ये, एस्ट्रोनॉमी और कार्टोग्राफी में इनका योगदान है। और इनकी बुक का नाम है कॉस्मोग्राफी लीवर, 1524 ईस्वी में लिखी गई थी ये। तो अब इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि सेबेस्टियन मूस्टर की जो बुक है वो है कॉस्मोग्राफिया और पीटर एपियन की जो बुक है वो कॉस्मोग्राफी लीवर। तो आप ऐसे याद रख लेना कि एपिफेज होती है ना, एपिफेज पीने से लीवर खराब हो जाता है, ऐसे करके याद रख लेना। ये छोटी सी ट्रिक है, एपी पीते हैं ना, एपिफेज, एपी पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो एपियन की है वो कॉस्मोग्राफी लीवर है। तो एपी पीने से लीवर खराब हो जाता है ना, ज्यादा एपी पीने से। तो ये याद रख लेना कॉस्मोग्राफी लीवर 1524 में, ये 1544 में लिखी गई थी। और नेक्स्ट है फिलिप क्लीवर। फिलिप क्लीवर या क्लूवेरियस, इनका क्या है कि अपने इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार मैच द कॉलम में नाम और बुक आ जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो है ये पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ता है और इनकी ये बुक है। तो बेसिकली इतना ही अपने को मतलब है इनसे। तो फिलिप क्लीवर है, उनको क्लूवेरियस भी कहा जाता है। 1580 से 1622 इनका टाइम पीरियड है और इनकी बुक है वो है
यूनिवर्सल ज्योग्राफी 1624 से 1629 के मध्य ये प्रकाशित हुई थी। ये प्रकाशन का वर्ष है, प्रकाशन वर्ष। और इसका दूसरा नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, तो आप दोनों ही नाम आ सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। और इस बुक में ब्रह्मांड का वर्णन है, तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना कि जो क्लीवर होगा या जो चतुर होगा, क्लीवर बोलते हैं ना, क्लीवर या चतुर होगा, वही ब्रह्मांड का वर्णन कर सकता है। ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन किसी के तो बस की बात है नहीं। तो क्लूवेरियस है या क्लीवर जो चतुर होता है, चतुर, तो इसको याद रख लेना से चतुर जो है वो ब्रह्मांड का वर्णन कर सकता है। तो क्या है कि बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता आएंगे, अलग अलग अपने जो यूनिट पढ़ेंगे, उनमें सबका नाम याद रखना पड़ेगा, सबकी बुक्स याद रखनी पड़ेगी। तब अपने छोटे छोटे न्यूमेरिक्स है ये सेट करें ताकि अपने माइंड में पिक्चर से रहे किसने क्या काम किया था, कौन सी बुक थी। तो इसलिए मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ट्रिक से रिलेट करके चल रहे हैं ताकि अपने दिमाग में ये सेट हो जाए और अपने को याद रहे, अपने क्वेश्चन है वो इजीली कर पाए। तो नेक्स्ट अपने देखेंगे कि जो पुनर्जागरण काल था उनमें इमैनुअल कांट और बर्नहार्ड वरेनियस है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो अपने को ये देखना अच्छे से, इनमें से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, कांट और वरेनियस में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो आप लोग देख लीजिएगा बर्नहार्ड वरेनियस या वारेन भी लिखा सकता है, वारेन। तो देख लेना आप। इनका जो टाइम है वो है 1622 से 1650, बहुत कम समय तक जीवित रहे थे ये, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और जिसके लिए इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने, बहुत इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। इनका जन्म है वो हुआ था जर्मनी हैम्बर्ग में इनका जन्म हुआ था और हैम्बर्ग में ही इनको शिक्षा मिली थी। दर्शन, गणित और भौतिकी का इन्होंने अध्ययन किया था। तो दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे और फिजिक्स का भी इनको नॉलेज था। नेक्स्ट है इनकी बुक्स, इनकी 2 बुक्स हैं बेसिकली। डिस्क्रिप्शन रेगनी लपोनी एट सियाम 1649, ये है 5 खंडों में लिखी गई थी, इसके 5 भाग थे। इसमें जापान का श्याम जो देश है उनका, इधर वाले जो मलय प्रायद्वीप वाले जो देश हैं, बर्मा का, इनका वर्णन था। तो डिस्क्रिप्शन रेगनी लापोनी एट सियाम, ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना। ये तो अपने को पता है सबको, पर अगर ये आ जाए तो ये भी अपने को पता होनी चाहिए। अपने को कुछ भी छोड़ना नहीं है, कोई भी एग्जाम हो तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन को देख पाए, एटलीस्ट अपने पहले पढ़ा तो हो कहीं पे, तो इसलिए अपने इसको भी शामिल किया इसमें। दूसरी जो इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है ज्योग्राफिया जनरलिस या सामान्य भूगोल भी इसका नाम आ सकता है लिखा हुआ। ये हुई थी 1649 में प्रकाशित हुई थी और ये 1650 में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है अपने लिए। इसमें भूगोल, ये जो बुक है इसमें इन्होंने भूगोल में द्वैतवाद या द्विभागीकरण की नींव डाली थी। इन्होंने भूगोल में द्विभागीकरण, 2 भाग कर दिए थे भूगोल के, कि किस प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए। भूगोल है उसको 2 भागों में बांट कर विभाजित करके उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो द्विभागीकरण की नींव डाल दी थी इन्होंने इस वाली बुक में, सामान्य भूगोल में। तो ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था, भूगोल में द्विभागीकरण की नींव डाली थी। ज्योग्राफिया जनरलिस की बुक आई थी। तो इसमें इन्होंने बताया था कि भूगोल को सामान्य और विशेष 2 भागों में बांटकर पढ़ना चाहिए, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष है ये इनके नाम थे। और सामान्य और विशेष को इन्होंने डिफाइन करने के लिए जो नाम, जो शब्द लिए वो है जनरल या यूनिवर्सल, कोरोग्राफी या क्षेत्रवर्णी विज्ञान। क्षेत्रवर्णी विज्ञान सबसे पहले अपने पढ़ चुके हैं, स्ट्रैबो ने दिया था। कोरोलॉजिकल साइंस, क्षेत्रवर्णी विज्ञान जो निबंध थे, लेखों की नींव डाली थी स्ट्रैबो ने, ये हम पढ़ चुके हैं। पर इसमें जो जर्मन है उसमें सबसे पहले बर्नहार्ड वरेनियस ने ये काम किया था और सामान्य को जनरल या यूनिवर्सल कहा था और विशेष को कोरोग्राफी या क्षेत्रवर्णी कहा था। अब देखिए इन्होंने तो ये बताया कि जनरल, यूनिवर्सल और कोरोग्राफी, विशेष को प्रादेशिक भूगोल को इन्होंने बता दिया, कोरोग्राफी क्षेत्रवर्णी, और इसको बता दिया यूनिवर्सल। पर जो जर्मन, जो इनके आगे वाले जो नेक्स्ट जो काम किया था इसी कंसेप्ट पे, तो उन्होंने सामान्य को सिस्टमेटिक कहा और विशेष को रीजनल या प्रादेशिक भूगोल कहा। रीजनल या प्रादेशिक भूगोल, इन्होंने जो शब्द काम में लिए वो जनरल, यूनिवर्सल और कोरोग्राफी थी। तो ये इनके शब्द नहीं थे सिस्टमेटिक और रीजनल, इसका अभिप्राय ये ले लिया गया, तात्पर्य ये ले लिया गया। तो आप ध्यान रखना इस बात को, सिस्टमेटिक व्यवस्थित या क्रमबद्ध,
ये शब्द किसने यूज करे थे? जर्मन जो इनके नेक्स्ट जो आए थे काम करने के लिए, जो इस पे काम किया था, वो उन्होंने व्यवस्थित और क्रमबद्ध शब्द उन्होंने यूज लिए थे। जर्मन ज्योग्राफर आए थे नेक्स्ट पीडी वाले, तो उन्होंने व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रादेशिक या रीजनल, तो ये नाम इन्होंने नहीं लिए थे। इन्होंने कोरोग्राफी कहा था और यूनिवर्सल या जनरल ज्योग्राफी कहा था। अब देखिए, जनरल या यूनिवर्सल जो ज्योग्राफी है उसमें विषय के सामान्य नियमों की चर्चा शामिल है। इसका मतलब ये गणितीय भूगोल ब्रह्मांड के नियमों से संबंधित है, जो सामान्य जो भूगोल है वो, क्योंकि ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके जो नियम है वो यूनिवर्सल होते हैं और उसके नियमों को अपने एक अध्ययन कर सकते हैं सामान्य नियमों की तरह। तो सामान्य नियमों की चर्चा है, गणित या ब्रह्मांड के नियम है, ग्रहों की गति के से संबंधित नियम है। तो ये वाले जो नियम है ये यूनिवर्सल नियम है, तो गणित और ब्रह्मांड से संबंधित है। सामान्य जो भूगोल है इनका वो, और जो विशेष जो भूगोल है वो प्रदेश के स्वरूप, आकृतियों और विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रदेश के स्वरूप, आकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ये बेसिकली मानव भूगोल है। मानव भूगोल, मानव है वो अपने जो परिवेश है, पर्यावरण है, उसको किस प्रकार से निर्धारित करता है, उस सब का विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है विशेष भूगोल में। और जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित जो सामान्य भूगोल है उसमें भौतिक दशाओं के विवरण का सीमित विवरण है। भौतिक दशाओं का विवरण है वो किसमें किया जाएगा? सामान्य में। और मानव से संबंधित जो भूगोल है वो है कोरोग्राफी या विशेष या रीजनल भूगोल। तो इसका महत्व है वो है सरकार, प्रशासन, वित्तीय, व्यापार की दृष्टि से उपयोग है। मानव भूगोल का मतलब ही मानव आ गया, तो मानव के बाद एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, प्रशासनिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सामाजिक, सब कुछ आ जाएगा मानव के साथ, मानव नाम आते ही। तो देख लीजिए आप, सामान्य भूगोल में ब्रह्मांड के गणितीय नियमों का वर्णन है, ग्रहों की गति से संबंधित जो भी नियम है वो सारे सामान्य में आएंगे, और कोरोग्राफी या विशेष में मानव भूगोल से संबंधित जो भी वर्णन है वो सारा विशेष में आएगा। तो इस प्रकार से बर्नहार्ड वरीनियस ने सबसे पहले भूगोल को द्विभागीकरण किया और फिर इन्होंने एक व्यवस्थित क्रम शुरुआत करी कि अगर आपको ब्रह्मांड या गणितीय भूगोल का अगर आपको अध्ययन करना है तो आप सामान्य में जाइए, और अगर आपको मानव से संबंधित या रीजनल या क्षेत्र से कोई रिलेटेड अगर कोई आपको वर्क करना है तो आप विशेष में जाइए। तो सबसे पहले ये इन्होंने ज्योग्राफी जनरलिस्ट जो ग्रंथ लिखा था उसमें द्विभागीकरण डिक्टोमी की नींव डाली थी। आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब इन्होंने द्विभागीकरण की नींव डाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा फिर इसके बाद ये विवाद उठा, मतलब आगे अपने पढ़ेंगे कि जो जैसे हेटनर है, हार्टशॉन है, कार्ल सागर है, वो सारे क्या प्रादेशिक भूगोल वाले में चले जाएंगे, क्षेत्रवर्णी भूगोल में चले जाएंगे। और अन्य जो मतलब हर्बर्टसन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भूगोल में जो द्विभागीकरण है वो मर्डर के समान है, मतलब भूगोल का जो भी था एक वैल्यू थी वो सारी खत्म हो गई इस द्विभागीकरण में। तो ये विवाद आगे चलते चलते बहुत आगे तक जाएगा, अपने पढ़ते रहेंगे इसको, लास्ट तक पढ़ते रहेंगे जितने भी अपने पढ़ेंगे 3 कोर्सों में। तो ये द्विभागीकरण था, इन्होंने इस बेसिस पे नहीं किया था कि आप बिल्कुल ही अलग अलग कर दो इनको, इन्होंने इस प्रकार से कहा था कि ये एक होल, एक समग्र का भाग है, ये अंतर संबंधित है, एकदम अलग नहीं है। इनको सिर्फ इसीलिए इनको अलग अलग किया है, 2 भाग किए ताकि इनको व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि ना ज्योग्राफी, अगर आप ब्रह्मांड के नियमों का, यूनिवर्स का अध्ययन कर रहे हो, गणितीय नियमों का अध्ययन कर रहे हो, मैप का अध्ययन कर रहे हो, तो भी वो ज्योग्राफी है। और अगर आप किसी क्षेत्र का वर्णन कर रहे हो, उसकी कृषि का वर्णन कर रहे हो, उसकी जलवायु दशाओं का वर्णन कर रहे हो, या फिर उसमें जो मानव अधिवास है उनका वर्णन कर रहे हो, तो वो भी ज्योग्राफी है। तो इस प्रकार से इन्होंने एक क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया कि हाँ, आप ज्योग्राफी के 2 भाग कर दीजिए, उसमें आप बता दीजिए कि ये मानव वाला पार्ट है, ये भी इसी का भाग है। और अगर आप सामान्य नियम वाला अगर भाग कर रहे हो, आप ब्रह्मांड की नियम वाला, तो ये भी ज्योग्राफी का भाग है। तो इसलिए इन्होंने एक द्विभागीकरण, 2 भाग बता दिए स्पष्ट बिल्कुल, कि अगर आप गणितीय नियमों का अध्ययन करोगे तो आप सामान्य में आओगे, अगर आप क्षेत्र के बारे में कुछ बता रहे हो, किसी क्षेत्र की विशेषता बता रहे हो, उसकी खनिजों का वर्णन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कोरोग्राफी में आओगे। तो ये भी भूगोल ही है। तो इस प्रकार से जो भूगोल में एक द्वंद्व चल रहा था कि ऐतिहासिक, अब जैसे कि क्षेत्र वर्णन से संबंधित जितना भी काम था तो उसको इतिहास से रिलेटेड भी कर लिया जाता था, वो अपने इमैनुअल कांट में पढ़ेंगे। तो
इतिहास और भूगोल में जो संबंध बताया था समय के संदर्भ में, वो इमैनुअल कांट ने बताया था। इनके समकालीन थे वो, तो वो भी अपने देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, द्विभागीकरण की नींव डाली और मानव भूगोल और सामान्य भूगोल कह सकते हैं अपने जनरल या कोरोग्राफी साइंस है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। और इन्होंने ये भी कहा कि ये परस्पर विरोधी नहीं है, ये एक समग्र के पार्ट है, ये अंतर संबंधित है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, आप सिर्फ इनको अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। इन्होंने इतना कह के खत्म कर दिया था, पर इसके बाद भी ये द्वंद्व बना रहा और ये द्वंद्व बहुत आगे तक जाएगा। अपने इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इन्होंने क्या बताया कि जो सामान्य भूगोल है, इसको भी इन्होंने आगे 3 भाग बताए इसके, कि सामान्य भूगोल का अध्ययन है वो कैसे किया जा सकता है। तो सामान्य भूगोल का विवरण इन्होंने ऐसे बताया कि सामान्य भूगोल है उसको निरपेक्ष, सापेक्ष और तुलनात्मक 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। तो निरपेक्ष, एब्सोल्यूट में इन्होंने क्या बताया, एब्सोल्यूट में इन्होंने पृथ्वी से संबंधित बताया कि पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का आकार, महाद्वीप, महासागर, जलवायु दशाएं हैं, वो सब किस प्रकार की होनी चाहिए, भौतिक भूगोल है उसका वर्णन है। सामान्य भूगोल के निरपेक्ष वाला जो भाग किया था इन्होंने, खंड 1 बताया था, उसमें है भौतिक भूगोल का वर्णन है, पृथ्वी की आकृति, आकार, महासागर, जलवायु दशाएं इत्यादि का वर्णन है, वायुमंडल का। भौतिक भूगोल से संबंधित है निरपेक्ष वाला भाग। नेक्स्ट है सापेक्ष। सापेक्ष वाले में इन्होंने क्या बताया कि ग्रहों से संबंधित बताया, ग्रहों की गति और पृथ्वी का अन्य ग्रहों से क्या संबंध है वो बताया इन्होंने, और सूर्य का विश्व जलवायु पर क्या प्रभाव है वो बताया। ग्रहों से संबंधित में इन्होंने जैसे जो बर्नहार्ड वोरेनियस थे, इनसे पहले जितने भी, जैसे अपने टोलेमी के काल से अपने पढ़ते आ रहे हैं, होमर के काल से, तो उन सब का कंसेप्ट था वो क्या, जियोसेंट्रिक इन्होंने माना था। जो इन्होंने माना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, पर इन्होंने क्या कहा था, ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। पर बर्नहार्ड वोरेनियस ने इस वाले को गलत बताया था, और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक जो कंसेप्ट है, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है, उसका इन्होंने समर्थन किया था, हेलियोसेंट्रिक। तो आप समझ गए होंगे हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट में अपने केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो। कोपरनिकस का आपने सबसे पहले पढ़ लिया था, कोपरनिकस और गैलीलियो इन तीनों की बातों का समर्थक था बर्नहार्ड वोरेनियस। तो अपने समय से कितने आगे थे देख लो। ये कोपरनिकस का सिद्धांत आया था हेलियोसेंट्रिक वाला 1543 में, तब जाके टोलेमी की जो बात थी उसका खंडन हुआ था, वरना तो सब ये कह रहे थे, टोलेमी की बात को बहुत लंबे समय तक माना गया कि ब्रह्मांड है, उसके केंद्र में पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो की परंपरा से संबंधित थे बर्नहार्ड वोरेनियस। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट के पक्षधर थे, और इन्होंने ग्रहों से संबंधित और पृथ्वी का अन्य ग्रहों से क्या संबंध है उस प्रकार का वर्णन किया था। सापेक्ष जो रिलेटिव जो पार्ट बताया था इन्होंने, एक सामान्य भूगोल का, उसमें बताया था इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित बताया था। नेक्स्ट है तुलनात्मक सामान्य भूगोल। तुलनात्मक सामान्य भूगोल में इन्होंने बताया कि विभिन्न जो स्थान है उनकी तुलनात्मक स्थिति कैसे बताई जाए, विभिन्न स्थानों की तुलना में स्थिति का विवरण और नेविगेशन रूल बताए इन्होंने, नौ संचालन के नियम बताए। तो ये भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम किया था, नेविगेशन के रूल बताए, नौ संचालन के नियम बताए। सामान्य भूगोल का जो तीसरा पार्ट था तुलनात्मक, उसमें बताया इन्होंने। तो इस प्रकार से जो बर्नहार्ड वोरेनियस है, उनका जो बहुत कम टाइम में इनका जीवन काल था वो बहुत छोटा था, 28 वर्ष तक ही ये जीवित रहे, फिर भी इनका जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था। और इनका जो सामान्य भूगोल है उसमें इन्होंने बहुत काम किया था, इस पे थोड़ा कम काम कर पाए थे, और बहुत कम टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सामान्य भूगोल पर इनका बहुत ज्यादा वर्क था। तो आपने देखा बर्नहार्ड वोरेनियस को, द्विभागीकरण को समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे इमैनुअल कांट को, और फिर अपने स्टार्ट करेंगे जर्मन ज्योग्राफर। तो इस लेक्चर में हमने पुनर्जागरण काल को पढ़ लिया, खोजों के काल को पढ़ लिया। तो इसमें जितने भी जो साइंटिस्ट थे, जो थिंकर्स थे, जो आपने पढ़े, तो उनको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इनको रिलेटेड
करके किसी से टॉपिक से अपने नोट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ सकते हो। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।